जय श्री राम सब हिंदुओं, मेरा सनातनी भाई बहनों। कांग्रेस ने हम देश को क्या किया, अभी शाम शर्मा शो में हम बात करते हैं। एक जमाना था जब इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सिविलाइजेशन को बहुत अनकूल और बैकवर्ड माना जाता था। Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। I don't pray, especially not to idols. रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसमें कुछ सेंस नहीं बनाता। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, आपका एक रिएक्शन चाहिए था। लेकिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर और पिछले 10 सालों में इन जनरल शायद आपने नोटिस किया होगा कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बोलिए जय सिया राम। अयोध्या के लोग ऑलरेडी राम के सपोर्ट में थे। अगर राम चाहते तो वो कह सकते कि ये देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर जंगल में भेजा जा रहा है। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हमें तस्वीरों में दिखने लगे। राहुल गांधी ओवर हिज विजिट टू द महाकाल टेंपल इन मध्य प्रदेश उज्जैन। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ये काया पलट कैसे हुई। आजकल अपने कल्चर से जुड़ना, अपने कल्चर में प्राइड फील करना कूल कैसे हो गया, और क्यों इसके पीछे पॉलिटिकल और कल्चरल हिंदुत्व की सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, पिछले 10 सालों में क्या चेंज आया है भारतीय सोसाइटी में, उसको समझने के लिए पिछले 10 सालों के पहले क्या हालत थी उसको समझना पड़ेगा, और उस सिचुएशन को समझने के लिए एक कहावत को हमें समझना पड़ेगा। आपने एक कहावत शायद सुनी होगी, पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कल्चर, यानी कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स और आइडियाज अक्सर पॉलिटिकल पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर में आने वाले ट्रेंड्स और बिलीफ्स जो हैं वो पॉलिटिकल आउटकम्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे 1950s और 60s में मार्टिन लूथर किंग, रोजा पार्क्स जैसे लोगों से इंस्पायर होके अमेरिका में एक कल्चरल चेंज आने लगा, जहां हर रेस के लोगों के बीच में बराबरी की बातें होने लगी। और इस कल्चरल चेंज की वजह से अल्टीमेटली 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया और वोटिंग राइट्स एक्ट पास किया गया, जहां हर रेस के लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए। तो जनरली पूरी दुनिया में ये ट्रेंड फॉलो होता है, लेकिन इंडिया में इसका उल्टा ट्रेंड फॉलो हुआ कि पॉलिटिक्स की वजह से कल्चर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। भारत में पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय सोसाइटी में बहुत डीप और बहुत डिजास्टर्स चेंजेस लाए गए। देखिए, इसकी प्रॉपर शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के समय से। अंग्रेजों को यह पता था कि अगर भारत की होलसेल लूट मचानी है तो भारत को फिजिकली ही नहीं लेकिन मेंटली भी गुलाम बनाना पड़ेगा। When the British colonized India, they were desperate to legitimize their rule. So they came up with the theory of the white man's burden. They built smokes and mirrors around civilizing India, painted themselves as a superior race. The British were superior, we Indians inferior. अंग्रेजों का गोल था इंडियन एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह किया जाए और उसकी जगह ब्रिटिश एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि इंडियंस को हमेशा ऐसा लगे कि भाई इंडिया में जो भी है वो इंफीरियर है, अंग्रेजों में जो भी है वो बेटर है, सुपीरियर है। Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. और इसलिए भारत के लोग हमेशा अंग्रेजों से इंस्पायर हो और हमेशा अंग्रेजों के आदेश माने। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप लोगों को लगा कि भैया चलो अंग्रेजों ने देश की इतनी बुरी हालत की, कम से कम अब तो सेल्फ रूल आ गया है, अब ब्रिटिश राज जितनी हालत तो खराब हो नहीं सकती। लेकिन नेहरू जी ने कहा होल्ड माई आधा कश्मीर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम लाकर एक नई क्लास इंडिया में क्रिएट की, जिसको ब्यूरोक्रेटिक क्लास कहा जाता है, जो बेसिकली अंग्रेजी रूलर्स और इंडियंस के बीच के मिडिल मैनेजर्स बन गए। जो घटिया घटिया आदेश अंग्रेज देते थे, ये घटिया आदेश कैरी आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ब्यूरोक्रेटिक क्लास की हुआ करती थी। लेकिन जिन ब्यूरोक्रेट्स को अंग्रेजों ने इंडियंस को दबाने के लिए तैयार किया था, आजादी के बाद अनफॉर्चुनेटली उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। इस डिजास्टर्स डिसीजन से इंडिया के नोबेल लॉरिएट सीवी रमन इतना नाराज थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो उन्हें भारत रत्न दिया था, वो भारत रत्न भी उन्होंने गुस्से में तोड़ दिया था। और अगर इतना बवासीर काफी नहीं था, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी को शेप करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों को दे दी गई थी, जिनके विचार कुछ इस प्रकार थे। Maulana Azad asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the Caliphate, calling them munafiqeen or hypocrites and saying that the time had come to discriminate between faith and non-belief. अंकल जी का मानना था कि इस्लाम की वजह से भारत को सिविलाइज किया गया है। अब ऐसे लोगों से भारत की एजुकेशन सिस्टम डेवलप करवाना तो बेसिकली पाकिस्तान से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करवाने के बराबर हो गया। 2 दिन में सड़क पे आ जाओगे। फिर देखिए, इंदिरा गांधी जी के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि जो गंद उनके पिताजी ने मचाई हमारी एजुकेशन की बागडोर इस्लामिस्ट को देकर उस एजुकेशन सिस्टम को सही दिशा में ले जाया जा सके। लेकिन सही दिशा में ले जाने के बजाय इंदिरा गांधी जी ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली 2004 की सुनामी में फेंक दिया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बागडोर नूरुल हसन जैसे लाइफ लॉन्ग कमिटेड कम्युनिस्ट को दे दी। The JNU was the brainchild of Prime Minister Indira Gandhi and Hassan. JNU was meant to produce and train the core of a committed bureaucracy who were to be loyal to the ideals of the left. These academics would hold important posts in government institutions like the NCERT and ICHR and go on to write textbooks that would one day be taught in India's schools and colleges. और याद रखिए, ये वही हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने दशकों तक राम मंदिर बनने नहीं दिया। जब भी राम मंदिर बनने का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती थी, ये लोग टांग अड़ा देते थे। And in the 80s, Muslims were almost, many of the Muslims, then top leaders were also almost ready to hand it over so that a problem could be solved. This historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward and they said no, it has been, the place has been excavated by Professor B. Bilal and he did not find any material from there. And so Muslims, you should not hand it over the place to हिंदू कम्युनिटी। तो इंडियन पॉलिटिक्स ने बेसिकली एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो ब्रिटिश एजुकेशन को इंडिया में 70 सालों तक और पढ़ाता रहा और भारत के लोगों की मेंटल गुलामी को और भी मजबूत बनाता रहा। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी वैसे ही बैकफायर कर रही थी जैसे अगर आप सलमान खान को अपना ड्राइवर रखते हैं तो वो पॉलिसी भी बैकफायर करेगी। और अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग का बहुत गहरा असर पड़ा भारत के कल्चर पर और जो प्रोपेगेंडा हमारी एजुकेशन सिस्टम से आता था वो हमारे पॉप कल्चर में लीक करने लगा, खासकर बॉलीवुड में। बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है। जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया। शिवा द फियरलेस। बॉलीवुड ने इस तरह के एंटी इंडियन कल्चर प्रोपेगेंडा को बहुत पुश किया है। दिवाली के टाइम पे हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अक्सर ज्ञान पेला करते हैं। Please remember, do not burst crackers, protect the environment. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. Please पटाखे मत फोड़ना, the dogs feel very upset. मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तो शोर, ऊपर से हम एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोग क्रैकर्स मत बस कीजिए बिकॉज रहा नहीं जाता। क्रैकर्स पोल्यूशन होता है सबसे बड़ी बात। Let's pledge to stay away from crackers this Diwali. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला पर साइलेंट रहने वाले सेलिब्रिटीज करवा चौथ और रक्षा बंधन पर बहुत ज्ञान पेलते हैं पेट्रियार्की के बारे में। I don't need to starve to prove my love. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ईद पे खून की नदियां जब बहती हैं तो उस पे चुप रहने वाले सेलिब्रिटीज होली पर पानी बचाने की बहुत बातें करने लगते हैं। Here's wishing everyone a very, very happy Holi. Play it in a healthy way. So keep saying don't use too much water. Wishing everyone a very, very happy Holi. So save water. मूवीज हमें बताती थी कि भाई हमें रिलीजन वगैरह में विश्वास नहीं करना चाहिए, रैशनैलिटी में विश्वास करना चाहिए। अगर कोई हिंदू तीर्थ यात्रा निकालता था या कांवड़ यात्रा निकालता है तो बोला जाता है कि वो अपने धर्म में इसलिए विश्वास रखता है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, गंवार है। इस पंडित जी जो हर मैच से पहले नारियल फोड़ते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स को बैकवर्ड और ऑप्रेसिव बोला जाता है। From a festival of color and music, a day that marks the arrival of spring, is Holi now turning into a festival of fear for women. No one minds tying that simple thread in exchange for some chocolates or extra pocket money. But do we also want to stay tied down by Satya Purani patriarchy?
is Karwa Chauth regressive? ऑल इंडिया बकचोद जैसे ग्रुप्स सारी अपनी कल्चरल भड़ास राखी जैसे फेस्टिवल्स पे निकाला करते थे और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी सारी बहादुरी राखी के ऊपर ही निकाल दी और इनके पास खर्च करने के लिए बहादुरी ही नहीं बची। इसीलिए तो जब उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जोक मारा था तो 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी पैंट गीली हो गई और उनको क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगनी पड़ी। और बॉलीवुड से इंस्पायर होकर हमारे देश के जो एड्स थे वो भी इसी तरह के मैसेजेस इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में हमारे देश के लोगों को दिखाया करते थे। मुन्ना, अरे ऐसे तो तू खो जाएगा, तो इसे हम बांध लेते हैं। बुरा न मानो, होली है। हो, आपके तो कपड़े मैले हो गए, सॉरी। और इस तरह की एजुकेशनल और कल्चरल ब्रेन वॉशिंग का काफी प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा इंडिया की कई जनरेशंस पर। आपने खुद नोटिस किया होगा कि शायद जिस समय पर आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो ची गुवारा की टी शर्ट्स बहुत फेमस हुआ करती थी, जो कि एक कम्युनिस्ट है जो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को बेरहमी से मारा करता था। ख्वाजा मेरे ख्वाजा और कून फाया कून जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन भजन कीर्तन को कूल नहीं माना जाता था यार। पुराने किले में बैठ के कव्वाली सुनने को बहुत कूल माना जाता था, लेकिन मंदिर में बैठ के राम भजन सुनना बहुत ही लो क्लास है यार। ये तो सिर्फ गंवार अंधभक्त लोग करते हैं। प्राइड परेड जब होती थी दिल्ली के शहरों में तो सिर्फ हिंदुइज्म को सिंगल आउट करके गालियां दी जाती थी, मुस्लिम पेट्रियार्की के खिलाफ एक शब्द नहीं। शर्जील इमाम जैसे सेपरेटिस्ट के फेवर में नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब आप देखिए चेंज तो आया है। आप इस बात से खुश हो या नाराज हो, लेकिन बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि 2014 में मोदी के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल और कल्चरल हिंदुत्व को ब्रीदिंग स्पेस मिली है भारत में, और उसने काफी प्रोफाउंडली भारत के लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है। बॉलीवुड को ही देख लीजिए, जो बॉलीवुड ऐसे सीन्स दिखाता था जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, वहाँ पर आज देखिए तान्हाजी जैसी फिल्में बन रही हैं, सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्में बन रही हैं, उरी, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, अजमेर 1992 जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी अब ओपनली फिल्में बन रही हैं। अब तो भारतीय धर्म से जुड़ी हुई साई-फाई फैंटेसी फिल्में भी बन रही हैं, जैसे हनुमान, ब्रह्मास्त्र और आदिपुरुष। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ सॉरी आगे भी इस तरह की बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, जैसे अश्वत्थामा आने वाली है, कल की 2898 और SS राजामौली की 10 पार्ट की रामायण वर्ष की फिल्म। और ये तो सिर्फ बॉलीवुड है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री को देखे तो वहाँ संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्में बन रही हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखे तो वहाँ पर RRR जैसी ग्लोबल सुपरहिट मूवीज निकल कर आ रही हैं। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में एक और जॉनरा का बहुत बड़ा हाथ है, और वो है हिंदुत्व म्यूजिक। एक समय था जब इंडिया में इस तरह के गाने पॉपुलर हुआ करते थे सिर्फ। ओ शाहे मर्दा भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लेकिन स्पेशली 2014 के बाद प्रो हिंदुत्व म्यूजिक भी काफी पॉपुलर हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। सबसे फेमस तो हमारे राम मंदिर से रिलेटेड गाने देख लीजिए। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हर घर में अब एक ही नाम। उसके बाद टैलेंटेड रैपर्स हैं जैसे रैपरिया बालम, जो शिवाजी और महाराणा प्रताप पर बहुत ही बढ़िया गाने बनाते हैं। भरे बादल गरजे गरजे तलवार उड़े बिजली कड़के कड़के झुका दिया पर्वत ने आंख से परमवीर प्रताप जड़ा। ले हाथ सड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला। शाउट आउट रैपरिया बालम। श्राइलॉक्स नाम के एक कंटेंट क्रिएटर का आपने ये गाना तो सुना ही होगा। शाउट आउट श्राइलॉक्स। इन दोनों के चैनल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज उनके गानों को जाकर सुने और उनके चैनल्स को सपोर्ट भी करें। रैप म्यूजिक जो आजकल जेनजी में बहुत पॉपुलर है, उसमें भी काफी प्रो इंडिया, प्रो इंडियन कल्चर वॉइसेस आ रही हैं। ब्रदर वी राम के आर्टिस्ट हैं जो संस्कृत में रैप्स बनाते हैं। और भी कई आर्टिस्ट हैं जैसे शिक्षार्थकम। ध्यान गलत, मेडिटेशन सही, योग गलत, योगा सही। माइंडफुलनेस इज द वे टू पेस, देन व्हाई इज योर माइंड नॉट टेकिंग इट। मीटो राइड। भोले भोले छत्रपति, भोले 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 भोले
पैंथर। सनातनों की धरती थी जैन और बुद्धों की जननी भी, चाणक्य नीति की जन्मभूमि, नालंदा में विद्या बढ़ती। पवन। System really ain't working, really ain't growing us into the future. Information is there but we can't ascertain where the truth is. एक और जॉनरा काफी डेवलप हुआ है, ट्रांस म्यूजिक, जिसमें हिंदू थीम्स बहुत पॉपुलर हैं। जिसका एक बड़ा एग्जांपल है हारमोनियन। लोगों की एटीट्यूड्स को चेंज करने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है सोशल मीडिया का। ऑब्वियसली एक समय पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक तरह की आइडियोलॉजी के लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी जिंदगी में, वो एक ही आइडियोलॉजी की सिर्फ मिलती थी। आज सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत डेमोक्रेटाइज हो गई है। तो आप अगर जेन्युइनली किसी बात की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर सोशल मीडिया में फ्रीली बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। Will Durant had called the Islamic conquest of India as one of the bloodiest stories in human history. That in medieval period, many of the temples were destroyed. 20-30 साल पहले आपको झूठ बोल के बताया जा सकता था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं है, लेकिन आज आर्कियोलॉजिकल सर्वेज आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद हैं। हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में हम फाइनली सच्चाई जान सकते हैं। Even the Fatwa Alamgiri talks about sex trade at the peak of Aurangzeb's rule. Mahmud Ghazni demolished the Somnath Mandir. The Shivling was taken away and smashed into pieces and made as steps of masjid. अभी हाल में ही ज्ञानवापी मॉस्क का भी सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट में ज्ञानवापी के नीचे मंदिर का एविडेंस पाया गया है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन अब पॉलिटिकल पार्टीज या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे छुपा नहीं सकता। इन्फ्लुएंसर्स ने भी काम किया है। इंटरेस्टिंग आज की ताजा खबर है, प्राचयम है, अजीत भारती है, स्वराज्य, ऑप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जी संस्कृत और एनिमे देवता जैसे स्टार्टअप्स हैं। सीईओ ऑफ सेक्युलरिज्म का भी थोड़ा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा शायद कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। और इन सब का रिजल्ट आज देखिए कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट कांवड़ यात्रा पे व्लॉग बना रहे हैं। हमारे एथीस्ट मूर्ति की पूजा करने में विश्वास नहीं रखने वाले दुग्गल साहब रामायण के पाठ पढ़ा रहे हैं। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज महाभारत रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। रील्स और शॉर्ट्स में भी जेन जी इन्वॉल्व होकर बहुत प्रो इंडिया प्रो इंडियन कल्चर रील्स और शॉर्ट्स बना रहे हैं। रेणुका का पुत्र मैं विष्णु का अवतार हूँ, 21 बार धरा छत्र विहीन करने वाला मैं परशुराम हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। और इस सोशल मीडिया से जो चेंज का सैलाब आया है उसको देखकर सेलिब्रिटीज के सुर भी बदल रहे हैं। अब इनको भी रेलेवेंट रहना है तो बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि कैसे कई सेलिब्रिटीज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में आए थे। हमारे साथ इस वक्त कुमारा मंगलम बिरला और उनका परिवार है। पहले तो जय श्री राम। बाहर वाले कुछ सेलिब्रिटीज भी भाई भावुक होकर राम जी के भक्त बन गए हैं। विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। Do I look the पूजा पाठ types? ठीक है, वास्तविकता के साथ जागो। कई एथलीट्स ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था। नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट जो जेन जी में बहुत पॉपुलर हैं, वो भी अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। टेल अस द स्टोरी। हिंदी में पूछ लो जी। और उनको कुछ लोग बुलाते हैं संगी इंटरनेट पे। अब वो ऐसे लोग हैं जिनको नीरज चोपड़ा का जेवलिन कहीं और ही लग गया है। इसको क्या बोलते हैं, उड़ता तीर की तरह उड़ता जेवलिन लेना। अब स्टैंड अप आर्टिस्ट, जो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कंप्लीटली लेफ्ट विंग डोमिनेटेड था, प्रो हिंदुइज्म प्रो इंडिया, तो आप स्टैंड अप सीन में कुछ बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन आज देखिए स्टैंड अप आर्टिस्ट भी हैं जो प्रो इंडिया प्रो इंडियन कल्चर मैसेजेस भी दे रहे हैं अपनी कॉमेडी में। बट मैं हिंदू और ब्राह्मण हूँ। कि हिंदुस्तान में फेमिनिस्ट मर्द उतने ही हैं जितने सेकुलर मुस्लिम। अभी देखिए, मैं मानता हूँ ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को प्रो इंडियन कल्चर नहीं मानते, इंडियन कल्चर को बैकवर्ड मानते हैं। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में इंडियन पॉपुलेशन में मेंटली काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया है, काफी लोगों में। इस चेंज को आप बीजेपी के वोटिंग पैटर्न से भी क्लियरली देख सकते हैं। और इसके देखिए कुछ बड़े रीजन हैं। पहला, बीजेपी। आपको ये बात अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, इस चेंज के पीछे बीजेपी की पॉलिटिकल जीत और बीजेपी की पॉलिटिकल सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी ने लेफ्ट विंग की जो पॉलिटिकल मोनोपोली थी उसको ब्रेक किया, हिंदुत्व को पॉलिटिकल और सोशल स्पेस प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज इतनी सक्सेसफुल हो पाई है। दूसरा रीजन, चीप इंटरनेट। आज बड़े से बड़े शहर से लेके छोटे से छोटे गांव में चीप भाव पर इंटरनेट मौजूद है, मोटा भाई की वजह से। और ये सारे लोग हमारे कल्चर के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में आज इंटरनेट पे सच्चाई जान सकते हैं और अपने प्रो इंडिया ओपिनियंस को खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। तीसरा रीजन, हिंदुत्व।
देखिए, हिंदुत्व की ब्यूटी ये है कि हिंदुइज्म से, हिंदू कल्चर से, इंडियन कल्चर से जो लेफ्टिस्ट को, कम्युनिस्ट को कंप्लेंट्स थी, उन एग्जैक्ट कंप्लेंट्स को हिंदुत्व एड्रेस करता है। जैसे हिंदुत्व एंटी कास्ट है, हिंदुत्व एंटी पेट्रियार्की है, हिंदुत्व ओपनली दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने की बात करता है, लेकिन तभी जब वो भी हिंदूज को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आएगी। इन सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लेफ्टिस्ट हैं, वो इंडियन कल्चर को अटैक करते हैं, इंडिया को अटैक करते हैं, लेकिन हिंदुत्व बिना इंडियन कल्चर को अटैक किए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अरे भैया, फीमेल एम्पावरमेंट की भी अगर आप बात करें तो बीजेपी ने यूपीए के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा औरतों को रिप्रेजेंटेशन दी है अपनी पार्टीज में और पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशंस में। तो इन रीजंस की वजह से हिंदुत्व ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि सोशली भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में। कास्ट, रीजन और लैंग्वेजेस के बैरियर्स को तोड़ रहा है। लोगों के दिमाग फाइनली गुलामी से बाहर आ रहे हैं और इंडियंस के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में जनरली रहता है, क्योंकि वो अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट है। और आज का इंडिया भी धीरे धीरे अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट बन रहा है। और मेरी आशा है कि जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है, उसी तरह से इंडिया की कल्चरल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी और वो सही मायने में अपनी जगह ले पाएगा दुनिया के एलीट सबसे पावरफुल देशों के बीच। और मेरे हिसाब से दैट्स वेयर इंडिया डिजर्व्स टू बी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भी ये चेंज नोटिस किया है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं? क्या आप में खुद में वो चेंज आया है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पहले बहुत लेफ्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में उनके एटीट्यूड में, उनके सोचने में चेंजेस आए हैं? अगर आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर अभी तक आपने पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया नीचे पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस पर अभी हाल में ही हमने आनंद रंगनाथन के साथ बात की है, प्रदीप भंडारी के साथ मैंने पॉडकास्ट की है, जिसमें कि हमने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है और राम मंदिर का 2024 इलेक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसको भी डिस्कस किया है। तो उस एपिसोड को भी जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। जय श्री राम सब मेरा सनातन भाई बहनों। देखे ना अभी कांग्रेस हमारे साथ क्या क्या किया लास्ट 70 साल में। अभी योगी मोदी आए तो हम देश अभी थोड़े सुधर गए, अभी अच्छा लाइन में होता। और एक 10 साल में का कांग्रेस रह जाता ना, उन लोग को बोल देते हिंदू तो जाति नहीं है, तुम भी जाति नहीं, तुम भी हमारा आदमी है बोलते उन लोग। हमको पूरा दबा के कहना है। अभी तो मंदिर से भगवान को भगा रहा था, हमको तो घर से भगाने में इनको कितना टाइम लगेगा। अभी सब लोग जागरूक हो जाओ, सब लोग जाके मोदी को, योगी को वोट दे के फिर से सनातनी करो। पूरा इंडिया हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यही मेरा दावा है। तुम्हारा दावा क्या है कमेंट में आके ज़रूर कमेंट करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।